एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह हम लोग प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और 9:30 बजे से 10:30 बजे के मध्य में जो क्लास चलती है वो पॉलिटी से संबंधित होती है। तो चलिए आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटी में वो कौन सी क्लास है जो देखने की कोशिश करेंगे इस सेशन के दौरान। अच्छा, इसी संदर्भ में हमने प्रस्तावना की मूलभूत बातों को समझ लिया था, ठीक है। और हमने देखा भी था कि नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को ही कुछ संशोधित रूप आप देखेंगे उद्देशिका के रूप में शामिल किया जाता है, जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था विधानसभा के सामने, और उसी का कुछ संशोधित रूप हमें बाद में प्रस्तावना के रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, चलते चलते क्वेश्चन पूछा था, आप सभी लोगों ने जवाब दिया होगा, तो फिर अच्छी बात है। नहीं दिया होगा तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, प्रस्तावना की चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा कर चुके हैं। 3 प्रकार के न्याय के साथ साथ में आप सभी लोगों को पता है कि चर्चा किस 2 प्रकार की क्षमता की चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में हमने संविधान कब अंगीकृत किया गया है इसकी भी चर्चा कर रखी है, ठीक है। अब आज कोशिश करेंगे भाई, प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे डिसीजन में कहा है कि संविधान का भाग है, कोई डिसीजन में कह दिया कि संविधान का भाग नहीं है, कोई डिसीजन में कह दिया कि संविधान की मूल आत्मा है। इसको लेकर के बड़ी चर्चा रहती है, ठीक है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी हमारे मित्र हैं सभी लोग लाइव हो जाएं, जल्दी से लाइव जुड़े और अपने मित्रों को सेशन को शेयर करें। बहुत शानदार क्लास आज होने वाली है। सर जी, वॉइस क्लियर नहीं है, अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए वे कोशिश करते हैं, टेक्निकल टीम से कहते हैं वॉइस आपकी क्लियर हो जाएगी ना। अभी वॉइस अभी आपको क्लियर आएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट करिए। अभी आवाज आप बताएं सभी लोग जी, अभी बताएं आवाज सही आ रही है। एक बार थंब करें आप सभी लोग, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से माइक कोई दूसरा चेंज कर दिया जाए ना। सब लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है। अभी प्रस्तावना की चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा। हाँ, अभी आवाज आ रही है, आप सभी लोगों को पता है। हेलो हेलो, हाँ अभी आ रही है आवाज। अभी एक बार चेक करें आप सभी लोग जी। अभी मुझे लगता है आवाज आ रही होगी ना। हाँ, एक बार चेक करें आप सभी लोग जी, बताएं। हेलो हेलो, हाँ अभी आ रही है आवाज। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई प्रस्तावना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक बार कह दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग ही नहीं है, एक बार कह दिया कि संविधान का भाग है, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपको ये प्रश्न मैंने आपको दिया था और देखिए एज इट इज क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जाने की संभावना है। आप सभी लोग बताएं, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इस प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप तैयारी ढंग से कर लीजिए। अभी आरपी सर ने घोषणा भी कर रखा है ना कि जितने भी मित्र हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे इस बार आरओ या फिर यूपीपीसीएस में, सबको बढ़िया से पुरस्कृत किया जाएगा, सबको सम्मान दिया जाएगा। कमर कस लीजिए, एक तो आपका सिलेक्शन भी होगा, वो तो फायदा आपको होगा ही होगा। दूसरा, हमारे रेस्पेक्टेड आरपी सर ने एक घोषणा भी कर रखी है कि अगर हमारे यहाँ के जो हमारे मित्र हैं जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन अगर हो जाता है, ठीक है, देखेंगे आप सभी लोग देखेंगे कि 99% हमारे जो क्लास है उसी से सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। पीडीएफ नोट्स से भी बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। अगर बाय द वे कुछ क्वेश्चन बाहर से आए तो वो अपवाद के रूप में हो सकता है, वो किसी भी एग्जामिनेशन में 100% किसी क्लास से कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, आप सभी लोग इस बार पुरस्कार जरूर जीतिएगा जो आरपी सर ने घोषित किया। चलिए यहाँ पर देखिए, अब पहला है बेरूबारी संघ मामले 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है और कहा गया कि संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? दूसरा, गुड मॉर्निंग जितने भी मित्र हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जल्दी से अपने मित्रों के सेशन को शेयर करें। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अंग नहीं माना। अब दोनों कथन आपको विचार करना, दोनों में से बातचीत करना है कि कौन सा कथन सही है। जल्दी से आप सभी लोग बताएं। पहला, यहाँ पर देखिए, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर आप देखें दोनों स्टेटमेंट गलत है।
क्यों गलत है, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। देखिए 1960 में एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, यहां पर देखिए बेरूबारी संघ मामला। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखा गया कि भाई प्रस्तावना को क्या संविधान का अंग माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, हम प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मान सकते हैं, ना ही इसको विधायी अंग मान सकते हैं, ना ही इसको विधायी प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ना ही इसको हम संविधान का अंग मान सकते हैं। ठीक है, ये गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब क्या हुआ कि ये वाद योग्य नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर आप नहीं जो है पिटीशन दायर कर सकते हैं कि प्रस्तावना में कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। बेरूबारी संघ मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो प्रस्तावना है, पहली बात क्या कही, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात कहा कि भाई इसमें संशोधन नहीं, जब संविधान का अंग ही नहीं है तो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके आप संशोधन कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा संशोधन योग्य नहीं है, यानी संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन, संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये बात कह दी, और दूसरा जो मामला आया था, दूसरा मामला आया था केशवानंद भारती का, और इसमें दोस्तों व्यापक स्तर से राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ और इसके साथ साथ में बेसिक स्ट्रक्चर जैसी बातें सामने निकल के आई। 1973 का अभी तक का सबसे शानदार जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का रहा है वो 1973 का केशवानंद भारती का रहा है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन तो संसद कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचा को चेंज नहीं कर सकती। आप यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी मजेदार बात कही, और दोनों बातों में आप देखेंगे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। एक जगह ये कह रहे हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग ही नहीं है, दूसरे जगह कह रहे हैं कि भाग है। ठीक है, केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना भाग है, इसमें संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन भाई देखिए आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, प्रस्तावना भाग है, संशोधन कर सकती है संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए। दूसरी बात क्या कहा, आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए संशोधन कर सकती है। ठीक है, संशोधन कर सकती है। अच्छा, आधारभूत संरचना का मतलब क्या हुआ भाई, आधारभूत संरचना का मतलब क्या हुआ? अगर कोई आपसे पूछे कि सर आधारभूत संरचना का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने यहाँ धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, तो आप प्रस्तावना में ये चेंज नहीं कर सकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आगे बढ़ा जाता है। हमारे यहाँ की जो शासन पद्धति है वो पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देती है। संविधान का जो स्वरूप दिखाई पड़ता है वो पंथ निरपेक्षता दिखाई पड़ती है। ठीक है ना, हमारे यहाँ 3 प्रकार की न्याय की अवधारणा है भाई। हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम तो आर्थिक न्याय की बात करते हैं, हम तो राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, हाँ लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि भाई घूमने का अधिकार जो है आप 19 में देखेंगे, आर्टिकल 19 में, कि स्वतंत्र विचरण आप अपने देश के अंतर्गत क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और संविधान ने भी लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। संसद चाहे तो उसके ऊपर लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। संसद ये विधि बना सकता है कि भाई कोरोना काल में, कोविड-19 के दौर में बीमारी के एक्सपेंशन ना हो, इस वजह से आप सभी लोग क्या रहें, क्वारंटाइन रहें। तो ऐसे सिचुएशन में लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट संसद लगा सकता है। ठीक है ना, तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती वाद में कि संशोधन तो संसद कर सकती है, लेकिन यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि आप मूल अधिकार को ही एकदम से समाप्त कर दिए, या फिर जो बेसिक सिद्धांत है उसको एकदम से आपने समाप्त कर दिया। बेसिक स्ट्रक्चर को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, संसद में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस बात को कही गई। ठीक है ना, बेसिक संरचना। चलिए, तो ये बातें आप देखेंगे कि दोनों वाद में कही गई। ठीक है ना, तो यहां पर आप देखेंगे दोनों बातें गलत हैं दोस्तों, और इसी बात को लेकर के व्यापक स्तर से चर्चा भी रही है कि भाई दोनों बातों में, दोनों केसों में क्या कहा गया। अच्छा, एक और केस आपको दिखाई पड़ता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रस्तावना विषय में कहा गया कि ये संविधान की मूल आत्मा है और शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। अब देखिए गोलकनाथ, 3 ऐसे केसेस आपको दिखाई पड़ते हैं। पहला आपका केस जो दिखाई पड़ता है वो आप देखेंगे बेरूबारी संघ मामले में। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको
अंग नहीं माना संविधान का। केशवानंद भारती वाले में मान लिया है। गोलकनाथ जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रस्तावना विषय में कहा कि ये संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। ठीक है, अब तीन अलग अलग बातें अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप सभी लोग इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, हाँ, तीन अलग अलग बातें अगर आपसे कभी भी पूछी जाए तो आप सभी लोग भूलिएगा नहीं। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर हम सभी लोग बढ़ते हैं। भाई आप सभी लोगों को पता है कि लगातार हमारा ये जो बैच है अभी हमने लॉन्च किया है PT 500, और इसी बैच को लेकर के दोस्तों अभी आरपी सर ने घोषणा कर दी है। आप देखिए 10 लाख रुपए के नाम है। अब जितने भी मित्र हमारे अगर TCS फोड़ दिए तो समझ लीजिए कि बढ़िया 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फिर एकदम हाई लेवल की जो है गाड़ी खरीदिएगा, 2 व्हीलर खरीदिएगा और 4 व्हीलर खरीदेगा मुझे लग रहा है। 10 लाख रुपए में कौन सा 4 व्हीलर आएगा, लेकिन तब भी ढंग का मिल जाएगा ना। हाँ, वरुणा टाइप की गाड़ी कोई मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया से गाड़ी खरीदिएगा और हो सके तो अपना 10 लाख मिल जाएगा, शादी वादी नहीं की निपटा लीजिएगा, शादी भी अपना। ठीक है ना, चलिए तो 10 लाख जीतना है आपको तो PT 500 आप सभी लोगों को लेना है। अभी देखिए 11 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई के मध्य आप सभी लोगों को बताया कि 1599 रुपए का कोर्स है, और 18 जुलाई के बाद ये कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो 1999 रुपए का हो जाएगा। तो इस बात को विशेष तौर पर आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा कि ये कोर्स 18 जुलाई से पहले पहले आप सभी लोग परचेज कर लीजिए। देखिए आपको क्लास की गुणवत्ता पता ही चल गई होगी, लगातार क्वालिटी भी ढंग की चल रही है। ठीक है, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस देख रखी हैं, किसकी क्या कैसे कौन पढ़ा रहा है, तो मुझे ये आइडिया है कि कौन कैसे पढ़ा रहा है, सबका मुझे पता है। ठीक है, तो इस वजह से आप सभी लोग देखिए यूट्यूब पर भी अपने यहाँ बढ़िया क्लासेस चल रही हैं। आरपी सर की यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है, सुबह करंट अफेयर्स मैं प्रीवियस वन का करवाता ही हूँ। अभी आप देखेंगे कि आरपी सर की यूपी स्पेशल चलती है, उसके बाद में अभी पॉलिटी चल रही है, उसके बाद में आप देखेंगे कि हिस्ट्री चलेगी, या फिर नवीन सर की जो है आप ज्योग्राफी देखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप जानिए कि ये जो घोषणा की गई है इसमें आप खरे उतरना। ठीक है ना, हाँ, एकदम सिलेक्शन लेके दिखाना है। चलिए यहाँ पर आप देखने की कोशिश करते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। भाई क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट ही है, यहाँ पर आप सभी लोग बताएं। प्रस्तावना की व्यापक परिचर्चा हमने कर रखी है, मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक और कुछ चीजें बताने योग्य है। मैंने आपको बताया था कि जो संविधान की शक्ति का स्रोत है वो भारत के लोगों में निहित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है ना, को प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में अब देखिए भारत की एकता और अखंडता, बंधुता, इन सारी जो है शब्दों को मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये शब्द इनमें रहस्य छिपा हुआ है, किस तरीके से संविधान को, संविधान रूपी किताब को, बृहत व्याख्या किताब को खोलने के लिए इन शब्दों का चयन, इन शब्दों को जानना काफी जरूरी, मैंने व्यापक स्तर से बता ही रखा है। ठीक है ना, हाँ, व्यापक स्तर से बता ही रखा है, और आप सभी लोगों को पता है कि प्रस्तावना में ही हमारी सभी संविधान की सभी बातों का सार छिपा हुआ है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर बताएं 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या रही। अब बहुत शानदार प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे पक्का कहीं न कहीं किसी एग्जाम में पूछा जाता है। आप बताएं 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। पहला, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये कब की बात चल रही है? ये बात चल रही है 26 जनवरी 1950 की। कब की? 26 जनवरी 1950 की बात चल रही है भैया। अब आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, यहां पर गलत मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि पंथ निरपेक्षता की बात हमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय दिखाई पड़ता है। आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और इसी में आप सभी लोग देखेंगे कि यहां पर हमने समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, यहां पर देखिए पंथ निरपेक्ष, और इसके साथ में हमने क्या जोड़ा था? समाजवादी। और इसके बाद में हमने क्या जोड़ा था? इसके साथ में अखंडता शब्द को हमने जोड़ा था। अखंडता शब्द को, एकता तो पहले से ही था, अखंडता शब्द को हमने जोड़ा था। आप सभी लोगों को इस बात को पता ही होगा, ठीक है ना? हाँ जी, आप सभी लोगों को। चलिए ठीक है, क्वेश्चन दिखाने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, ठीक है ना? एकदम ठीक बात है। यहां पर आप सभी लोग बताएं। अब देखिए, जब आपको पता है कि 1976 में यहां पर पंथ निरपेक्ष समाजवादी जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया, तो क्या यहां पर ये बातें होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारे संविधान में मूल रूप से था ही। पंथ निरपेक्ष की बात क्या थी हमारे संविधान में? ये कब की बात चल रही है? ये बात चल रही है 26 जनवरी 1950 की, ठीक है। क्या लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? नहीं था, चलिए हटाइए इसको। अब यहाँ पर देखिए समाजवादी भी, पंथ निरपेक्ष भी जुड़ा है, नहीं था, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य केवल नहीं था, यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो आप देखेंगे इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आपने ध्यान से क्लास देखी है तो पक्का आपका क्वेश्चन सही होगा, और ध्यान से क्लास आपने पढ़ी है तो पक्का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं साइड हो जाता हूं, आप सभी लोग कह रहे हैं सर साइड हो जाया करिए, दिखाई पड़ेगा, साइड हो जाता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प सही है, आप सभी लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पर कुछ डेट आप सभी लोग याद रखिए। देखिए 22 जुलाई की बात चल रही है, 22 जुलाई 1947 की बात चल रही है। इसी दिन आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। कितने ऐसे मित्र हैं जो इस बात से परिचित हैं? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। कितने ऐसे मित्र हैं जो इस बात से परिचित हैं? दूसरी डेट जो हमें याद रखनी है, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को तो हमें याद ही रखना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि संविधान लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। कितने ऐसे मित्र हैं जो इस बात से परिचित हैं? और आप देखेंगे 24 जनवरी 1950 की बात चल रही है। 24 जनवरी 1950 को यहां पर आप देखेंगे कि अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, अंतिम बैठक। और इसी के साथ आप सभी लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति किसको चुना जाता है? राष्ट्रपति के रूप में आप सभी लोगों को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अच्छा दो डेट और हैं जो आपको ध्यान में रखना है। 24 जनवरी 1950 का ही डेट है जिसमें और बहुत सारी चीजें हुई थी। 24 जनवरी 1950 का ही डेट है जिसमें और बहुत सारी चीजें हुई थी। अब देखिए 24 जनवरी 1950 की डेट है जिसमें आपको दो चीजें दिखाई पड़ेंगी। पहला, आपको राष्ट्रीय गान क्या है आपके यहाँ का? राष्ट्रीय गान सभी लोगों को पता है ना कि आपके यहाँ का राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय हे, ठीक है, भारत भाग्य विधाता। और राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत को भी आप सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रीय गीत को भी यहां पर स्वीकार किया गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को 3 घटनाएं हुई थी और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी चुना गया था, राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। 3 बातें यहां पर दिखाई पड़ती है ना। तो इतनी बातें आप सभी लोगों को डेट के रूप में भी याद रखना है ताकि कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी लोग गलत ना करें। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, राष्ट्रीय गान जो है वो भारत में पहली बार कब गाया गया? चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं। 1911 में, 1912 में, या 1913 में, या 1914 में पहली बार भारत में कब गाया गया? जल्दी से आप सभी लोग बताएं, राष्ट्रीय गान भारत में पहली बार कब गाया गया? चलिए यहां पर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर दृष्टिपात करते हैं। जल्दी से आप सभी लोग बताएं। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। अभी देखिए उद्देशिका की संपूर्ण बातें मैंने बता रखी, इसी वजह से 1 घंटे की क्लास उद्देशिका में ही ओवर हो गई। अभी उद्देशिका की एक एक बात को मैंने बताया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या होती है, ठीक है। फिर हमने समानता की बात, फिर हमने समता की बात की, और उसके बाद में फिर हमने स्वतंत्रता की बात की, फिर हमने बंधुत्व की और अखंडता एकता की बात की, ठीक है। संपूर्ण बातों को हमने बढ़िया से बता रखा था। अब उसी पर आधारित क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करना है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं है। दूसरा, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। जल्दी से आप सभी लोग बताएं। कई मित्र कह रहे हैं सर 1911 में राष्ट्रीय गान गाया था। एकदम ठीक बात है, कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था ना। आप सभी एकदम सही बात है, आप सभी लोग एकदम शानदार बात बताएं। 1911 में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय गान हमारा गाया गया था, ठीक है ना। हाँ जी एकदम ठीक बात है। यहां पर आप सभी लोग बताएं भाई, यहां पर बताएं कौन सा सही होगा। संविधान का भाग है और उसके बाद में किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ठीक है। क्या कोई विधिक प्रभाव, इसका लीगल इंपैक्ट नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। कितने ऐसे मित्र हैं जो इस बात से परिचित हो पा रहे हैं? यहां पर आप देखें, यहां पर विकल्प डी सही होगा। क्यों सही होगा भाई? आप देखें विकल्प डी सही क्यों होगा, आप इसका रीजन देख लें। विकल्प डी क्यों सही होगा? संविधान का भाग है, इसको किसमें कहा गया था? 1973 के आपको पता है किसमें? केशवानंद भारतीवाद में।
केशवानंद भारतीवाद आप सभी लोगों को पता है, ये एक ऐसा वाद है दोस्तों जिसको आपको रट लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग है, इसको आपको रट लेना है, ठीक है। इसमें व्यापक स्तर से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या की थी, संविधान का भाग है, ठीक है। और कहा भाई कि संविधान का भाग है, और राइट टू प्राइवेसी की बात, राइट टू लाइफ की बात, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कई प्रकार की बेसिक स्ट्रक्चर की बातें यहां पर दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो ये बातें आप देखेंगे, और उसके बाद इसमें कहा गया किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। एकदम ठीक बात है भाई। अगर प्रस्तावना को आप कहें कि वो स्वतंत्र रूप से न्यायोचित है तो ऐसा नहीं है, प्रस्तावना को अन्य भागों के साथ जोड़ करके ही देखा जाना चाहिए। तो इसमें विकल्प डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम सभी लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी देखें, विधि और स्वाधीनता। यहां पर दो बातें हैं, विधि और स्वाधीनता। विधि का मतलब क्या हुआ, कानून। चलिए मैं थोड़ा व्याख्या भी इसकी बता देता हूं। कानून, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता की बात आप ले सकते हैं, ठीक है। स्वाधीनता मतलब स्वयं की अधीनता है, स्वतंत्रता की बात के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। पहला, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। दूसरा, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ठीक है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। चौथा, यदि विधि निर्माण बार बार होता है तो वो स्वाधीनता के लिए खतरा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। कितने ऐसे मित्र हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं? जी बताएं भाई, कितने ऐसे मित्र हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से आप सभी लोग बताएं, जल्दी से आप सभी लोग बताएं इसमें सही क्या होगा। कई मित्र कह रहे हैं सर इसमें बी सही होगा। देखिए बस 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आपको सोचना है क्योंकि आपका प्रैक्टिस भी करवाना है, ठीक है। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप सभी लोग बताएं। कई मित्र कह रहे हैं सर इसमें बी है, इसमें बी ही होगा। क्यों, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। अच्छा चलिए देखिए, इसमें कहा गया है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता से आप यहां पर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए कि वो अपने आसपास अपने हाथों में तलवार लेकर के घुमाए तो इतनी दूरी तक घुमाए जिससे किसी दूसरे की नाक ना कटे, ठीक है। इस बात को आपने, इस कहावत को सुना होगा। तो ये स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां तक किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति की मानवीय गरिमा को ठेस ना पहुंचे, वहीं तक स्वतंत्रता सीमित है। और ये स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित हो सकती है, या फिर आप देखेंगे स्वाधीनता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब विधि बनाया गया हो। विधि बनाया जाता है कि भाई आप किसी दूसरे व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन न करें। आप किसी, मान लीजिए निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति हो है, आप स्वतंत्रता के नाम पर, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो आर्टिकल 19 में आपको दिया गया है, आपने उसको जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको निरीह शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसे शब्दों का, दकियानुशी शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति या जिस व्यक्ति को आप गाली दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उस व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंच सकता है। इसी वजह से आप देखेंगे संविधान ने, या फिर आप देखेंगे कि भारत की संसद ने SC ST एक्ट बना रखा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि उनको किसी प्रकार का, उनका जो है, उनके जीवन की गरिमा जो है, मानवीय गरिमा का हनन ना हो। इस वजह से आप देखेंगे कि उनके प्रति जो है संसद ने एक प्रकार से कानून बना रखा है। तो अगर विधि नहीं होगा तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। एकदम ठीक बात है, विधि है तभी तो स्वाधीनता है ना। तो इस वजह से आप देखेंगे यहां पर बी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो विधि होना बहुत जरूरी है, तभी आप देखेंगे स्वाधीनता, नहीं तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी। किसकी? अराजकता की स्थिति आ जाएगी। ऐसे कंडीशन में आप कुछ भी कर बैठेंगे। भाई बलात्कार के ऊपर अगर कानून, नियम या कठोर सजा का प्रावधान ना हो तो आपको क्या लगता है, समाज में कई सारे भेड़िया घूम रहे हैं और वो भेड़िया जो है कभी किसी को भी काटने लगेंगे। तो ऐसे कंडीशन में कानून का होना जरूरी है, तभी आप देखेंगे स्वतंत्रता भी सुनिश्चित हो सकेगी। ये अपने आप में पहली बार में थोड़ा सा अनर्गल लगता है, लेकिन इसके गूढ़ बात में जाएंगे, रहस्य में जाएंगे, तो फिर वो बातें आपको सही लगती है ना। यहां पर आप देखें, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। अगर संविधान निर्माताओं के मत की बात करें, भारत के संविधान निर्माताओं का जो मत है वो निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, या मौलिक कर्तव्य में। आप सभी लोग बताएं किसमें प्रतिबिंबित होता है। जी हाँ जी,
कई मित्र कह रहे हैं सर मौलिक अधिकार भी तो विधि के अंतर्गत आता है। कई मित्र कह रहे हैं सर मौलिक अधिकार भी तो विधि के अंतर्गत आता है। देखिए मूल अधिकार की गारंटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे रखी है आर्टिकल 32 में, ठीक है ना। अगर इसका हनन होता है तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन ये विधि नहीं है, ठीक है। आप ये सोचे कि ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट अगर संसद चाहे तो इसको कानून बना के पारित कर सकती है, ठीक है ना। ये संविधान में निहित गारंटी है, इसको विधि विधि कहना, कानून कहना ये गलत होगा ना। चलिए यहां पर बताएं उद्देशिका इसका सही होगा। यहां पर इसका जवाब क्या होगा, उद्देशिका सही होगा। अच्छा क्यों उद्देशिका सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि उद्देशिका में ही संविधान के, यहां पर क्या है, संविधान के स्वरूप की बात की गई है। किसकी, स्वरूप की बात की गई है। संविधान के स्वरूप के साथ साथ संविधान में या संविधान के उच्च आदर्शों की बात की गई है, उच्च आदर्शों की बात की गई है, ठीक है। और यहीं पर आप सभी लोगों को पता है कि संविधान के शक्ति के स्रोत की बात की गई है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको पता चलती हैं कि इसमें उच्च आदर्श भी शामिल है, स्वरूप क्या होगा ये भी शामिल है, और शक्ति का स्रोत क्या होगा ये भी शामिल है, आप सभी लोगों को पता है। मूल अधिकार की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि 12 से लेकर के आप सभी लोग देखेंगे 35 तक आपको मूल अधिकार दिखाई पड़ते हैं। बेसिकली 6 मूल अधिकार दिखाई पड़ते हैं। पहले कितने मूल अधिकार थे, पहले आप देखेंगे 7 दिखाई पड़ते थे, लेकिन अभी 6 दिखाई पड़ते हैं। कौन सा मूल अधिकार है जो आप देखेंगे संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया था, जल्दी से आप सभी लोग बताएं। फिर आप देखेंगे 36 से 51 तक, 36 से 51 तक आपके डीपीएसपी दिखाई पड़ते हैं, डीपीएसपी दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। और वहीं आप मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य भी आपको 51 का में ही दिखाई पड़ता है, जो आप देखेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया। कितने ऐसे मित्र हैं जो इस बात से परिचित हैं, ठीक है ना। हाँ जी, संपत्ति का अधिकार सर 300A में शामिल कर दिया गया। हाँ जी एकदम ठीक बात है। देखिए कई मित्र कह रहे हैं सर मूल अधिकार तो सर विधि है। विधि का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे कोई कहे विधि, अब आप विधि का मतलब क्या समझ रहे हैं भाई। अगर आपसे कोई बोल दे कि विधि क्या है, तो विधि का मतलब कानून होता है, ठीक है ना। और कानून जो है वो संविधान के द्वारा, सॉरी संसद के द्वारा उस पर चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, उसके बाद उसको पेश किया जाता है ना। विधि का मतलब क्या होता है, विधि का शासन, आपने सुना होगा ना विधि का शासन। विधि का शासन मतलब कानून का शासन। अब कानून कहाँ बनाया जाएगा भाई, संसद में बनाया जाएगा। और संसद की बात चलती है तो राज्यसभा और लोकसभा चलती है। अब राज्यसभा लोकसभा में चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद में आप देखेंगे विधेयक आएगा, और वही विधेयक जो है वो भेजा जाएगा किसके पास, वो विधेयक भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। उसके बाद में आप देखेंगे वो कानून बनेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक आप देखेंगे कानून का रूप लेता है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में आप कहें कि ये आप मतलब कि संकुचित रूप बोल रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मूल अधिकार जो है वो विधि है, ठीक है। विधि का मतलब ये है कि आप ये बात बोल सकते हैं कि मूल अधिकार के हनन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी दे रखा है हमें आर्टिकल 32 के तहत कि जो है आप हमारे पास आइए, हम उसको फॉलो ही करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आप कहें कि संसद की प्रक्रिया से अभी क्या इसके ऊपर कोई कानून बनाया गया, तो ऐसा नहीं है। कानून बनाने की प्रक्रिया चलती है। जैसे मान लीजिए समानता का अधिकार है, ठीक है ना, या अवसर की समता की बात है, तो आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन की बात की गई। जब आप समता की बात कर ही रहे थे या समानता की बात कर ही रहे थे, तो आप रिजर्वेशन की बात क्यों कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि आप उसके सब सेक्शन की बातों को कानून बना के फॉलो करवा रहे हैं। इस बात को आप समझिए, बेसिक अंतर है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। हाँ, कई मित्र कह रहे हैं सर विधि की परिभाषा 13(3) दी गई। हाँ एकदम ठीक बात है। विधि की परिभाषा में क्या दिया गया है भाई, विधानमंडल द्वारा या फिर संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है, जो नियम कानून बनाया जाता है, वो विधि के अंतर्गत ही रखा जाएगा ना। चलिए यहां पर आप देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर दृष्टिपात करने की कोशिश करते हैं। भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप सभी लोग देखें अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, यहां पर देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आप सभी लोग जल्दी से बताएं।
हाँ एकदम सही बात। अब देखिए आर्या चौधरी जी कह रहे हैं जी सर, कानून तभी मान्य होगा जब प्रेसिडेंट, भाई संविधान में मौलिक अधिकार आपको गारंटी दी गई है, लेकिन अब मौलिक अधिकार के ही अंतर्गत जो बातें हैं उनको कानून बना के इम्प्लीमेंट किया जाता है, तब उसको आप विधि मानेंगे ना। आज में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए यहाँ पर बताइए, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, क्या ऐसा है? क्या इसको परिवर्तनीय मतलब क्या है, क्या इसके ऊपर जो है न्यायोचित है ये? हाँ जी, क्या न्यायोचित आपको दिखाई पड़ती है? दूसरा, यहाँ पर उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, एकदम ठीक बात है। यहाँ पर दूसरी बात तो सही दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर इस बात पर प्रश्न विचार करिएगा, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, एकदम ठीक बात है। भाई अभी तो हमने आपको बताया कि वो स्रोत कौन सा है, वो स्रोत भारत के लोग हैं। वो स्रोत कौन सा है? भारत के लोग हैं भाई। भारत के लोगों से ही तो आप देखेंगे संविधान को शक्ति मिल रही है। लोकतंत्र में क्यों कहा जाता है जनता जनार्दन होती है? क्योंकि आपको पता है जनता के द्वारा ही हमारे प्रतिनिधि चुन के संविधान संसद में पहुंचते हैं, और फिर इसी वजह से आप देखेंगे कि जनता जो है वो मालिक होती है लोकतंत्र में। ठीक है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जैसे संविधान स्थापित करना चाहता है, एकदम ठीक बात है भाई। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, और आप देखेंगे 2 प्रकार की समता की बात की गई है, वहीं बंधुत्व की बात की गई है। ठीक है, बंधुत्व के बाद में एकता अखंडता की बात की गई है। ये सब क्या है? एकता और अखंडता की बात की गई। ये सब उद्देश्य ही तो है, आप देखेंगे उद्देश्य ही तो है जो उद्देशिका में बात को वर्णित किया गया है, और इसी बात को स्थापित करना चाहते हैं देश में। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, एकदम ठीक बात है, अपने आप में फोर्सेबल नहीं। आप जानते हैं कि इसको जो है एक प्रकार से संविधान का भाग तो माना गया है, लेकिन आप इसको गैर न्यायोचित कैटेगरी में रखा गया। इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि इसमें संशोधन कर दिए, देखिए हमारे मूल अधिकार का हनन हो गया। ठीक है, तो ये बातें। चलिए यहाँ पर बताइए भाई, दल बदल से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये काफी शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। दूसरा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची इससे संबंधित चर्चा की गई है। 10वीं अनुसूची में इससे संबंधित चर्चा की गई। बेहद शानदार क्वेश्चन है ये, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी लोग बताएं जी। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी लोग बताएं भाई। हाँ जी, कई मित्र कह रहे हैं सर हमें पता है सर इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, कई मित्र कह रहे हैं सर हमें पता है इसका सही जवाब क्या होगा सर, जल्दी बताएं भाई आप सभी लोग। हाँ जी, कई मित्र कह रहे हैं सर ए सही है इसका। इसका क्या सही होगा भाई? ए सही होगा, कई मित्र कह रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए यहां पर आप देखें, यहां पर क्या बात कही गई है। यहां पर आपको पता है दल बदल से संबंधित आपको कौन सा संविधान संशोधन दिखाई पड़ता है? 52वां संविधान संशोधन दिखाई पड़ता है। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संविधान संशोधन। अच्छा, इसमें ये कब किया गया था भाई? राजीव गांधी के सरकार में। कई बार क्या होता था दोस्तों ना, राजीव गांधी बेचारे परेशान हो गए थे। ठीक है, उनको लग रहा था कि बार बार जो है, हाँ बार बार जो है, बार बार आप देखेंगे कि एक पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और जिस पार्टी का रुख देखा, हवा का रुख देखा, उसी पार्टी में जाके शामिल हो जा रहे थे। फिर 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और उसमें यह कहा गया कि भाई अब देखिए दल बदल से संबंधित नियम कानून बने, अगर आपने बार बार दल बदल किया तो ऐसे कंडीशन में आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची में इस बात को जोड़ा गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर असत्य कौन सा सही नहीं है पूछा गया, याद रखिए भाई। यहाँ पर तो कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है। जितने मित्र हमारे ए जवाब बता रहे थे उनका सही है। ठीक है ना जितने मित्र ए जवाब बता रहे थे उनका सही है। चलिए, कुछ और यहाँ पर अनुसूची की चर्चा हुई है, तो अनुसूची को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, आप सभी लोग जल्दी से आप अपने मित्रों को भी सेशन को शेयर करें, जल्दी से बताएं कि सोनू सर की क्लास चल रही है। ठीक है, प्रथम अनुसूची की बात करते हैं। अच्छा, मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूची दिखाई पड़ती है? मूल रूप से संविधान में 8 सूची दिखाई पड़ती है ना। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूची विद्यमान थी। 8 अनुसूची, इसके साथ में 395 अनुच्छेद की बात है। ठीक है ना, और 22 भाग की बात है। 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद मूल रूप से हमें संविधान में दिखाई पड़ते हैं। प्रथम अनुसूची की बात करें तो उसमें भारतीय संघ एवं इसके घटक की बात की गई है।
अच्छा, प्रथम अनुसूची में ही आप जानते हैं कि संविधान का आर्टिकल 1 भी इसमें आ जाएगा। आर्टिकल 1 में क्या बात कही गई है? आर्टिकल 1 में आप सभी लोगों को पता है कि कौन सी बात कही गई है? आर्टिकल 1 में कही गई है कि भारत जो है, भारत राज्यों का क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था भाई? 69वें संविधान संशोधन। अब यहां पर कुछ विशेष बातें हैं, नोट करके आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। यहां पर 69वें संविधान संशोधन में आप सभी लोग देखेंगे कि दिल्ली को संशोधन 1991 की बात चल रही है, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। वहीं आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कितने लोग इससे परिचित है? रीऑर्गेनाइजेशन या पुनर्गठन एक्ट 2019 की बात चल रही है। 2019 के अंतर्गत 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन सा? एक जम्मू और कश्मीर हमें दिखाई पड़ता है, JNK, और एक लद्दाख दिखाई पड़ता है। ठीक है, 2 हमें केंद्र शासित प्रदेश दिखाई पड़ते हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव को भी आप सभी लोग देखेंगे। हाँ, 69वें संविधान संशोधन 1991 के ही अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे कि दिल्ली को क्या एनसीआर के रूप। अच्छा बताइए, जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि एनसीआर में जो उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? थोड़ा सा बताइए आप सभी लोग। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के, यूपी के कितने जिले शामिल हैं? यूपी के कितने जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं? जरा आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर भारतीय संघ की बात चल रही है। हालांकि भारतीय संघ में बताया गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, और राज्यों के संघ में ये बात निहित है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना? हाँ, एकदम सही बात है। दादर नगर हवेली और दमन दीव को आप देखेंगे कि एक ही कर दिया गया है। ठीक है ना? हाँ जी, जल्दी से आप बताएं। कई मित्र कह रहे हैं सर 8 जिले शामिल हैं। ठीक है ना? हाँ, 8 जिले शामिल हैं। ठीक है ना? 4 प्रस्तावित हैं। एकदम सही बात। मुझे लग रहा है कि आरपी सर की जो यूपी विशेष की क्लास आती है आप सभी लोग ढंग से देखते हैं। ठीक है ना? कितने ऐसे मित्र हैं जो आरपी सर की क्लास ढंग से देखते हैं? कितने ऐसे मित्र हैं जो बढ़िया से देखते हैं? आज तो काफी ज्यादा लाइव लोग थे आरपी सर की क्लास में ना। आर्टिकल 1 में आप देखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है, भारत राज्यों का संघ होगा, इसकी चर्चा की गई है। अब यहाँ पर देखिए द्वितीय अनुसूची में क्या बात की गई है? विभिन्न पदाधिकारियों, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखना कि इतने अधिकारियों का नाम इसमें दिया गया। कभी कभी ये अधिकारी चेंज करके भी बता देता है। मान लीजिए यहाँ पर कैग है, केवल यहाँ पर एक अधिकारी कैग, अब यहाँ पर ATI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI को आपसे दे दिया कि क्या कैग की जगह AGI के भी वेतन भत्ते की परिचर्चा है? तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं दी गई है, तो कैग की ही चर्चा की गई है। या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेतन भत्ते की बात इसमें पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे करके घुमाता रहता है एग्जामिनेशन में, कुछ बातें घुमा घुमा के पूछता रहता है। तो यहाँ पर केवल कैग की बात की गई है। तृतीय अनुसूची में आप सभी लोगों को पता है कि जो शपथ लेते हैं वो भी मंत्री हैं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इनके द्वारा लिए गए शपथ को इसमें बताया गया कि किस तरीके से शपथ ग्रहण ये करेंगे। पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख तीसरे अनुसूची में किया गया है। चौथी में बात करें तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। यूपी में बताइए कितनी सीटें हैं भाई? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? जल्दी से आप सभी लोग बताएं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी, कई मित्र कह रहे हैं, संदीप यादव हमारे कह रहे हैं सर आरपी सर की क्लास तो हम बहुत दिमाग से देखते हैं सर। हाँ जी चलिए कोई बात नहीं, दिमाग से देखना है, दिल और दिमाग दोनों से देखिए, क्योंकि आरपी सर दिल को भी छूते हैं और दिमाग को भी छूते हैं ना। चलिए यहाँ पर देखिए भाई, यूपी में आप देखेंगे राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। ठीक है, 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में आपको पता है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में हाँ जी 31 सीटें, एकदम सही बात है,
31 सीटें दिखाई पड़ती है ना। छठी अनुसूची की बात करें, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अच्छा, इसमें जो प्रावधान है 5वीं अनुसूची में, इसमें क्या कहा गया, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। यहाँ पर 4 स्पेसिफिक स्टेट्स का नाम, ये 4 जो राज्य हैं, 4 स्टेट्स हैं, ये आप देखेंगे पूछा जाता है, ठीक है ना, इनको याद में रखिएगा, ये पूछा जाता है। 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में आपको पता है कि इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है, और शक्तियों के बंटवारे के ही अंतर्गत 3 विषय की बात की गई है, 3 सूची की बात की गई है। कौन कौन सी सूची हमें दिखाई पड़ती है भाई? पहला आपको पता है कि केंद्र सूची दिखाई पड़ती है, पहला केंद्र सूची। और दूसरे की बात करें, दूसरा राज्य सूची दिखाई पड़ती है, राज्य सूची। इसमें कितने विषय थे मूल रूप से, और कितने आप देखेंगे कि कितने वर्तमान में है, समवर्ती सूची दिखाई पड़ती है। अगर हम सभी लोग केंद्र सूची की बात करें दोस्तों, तो केंद्र सूची के ही अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे 97 विषय मूल रूप से दिखाई पड़ते हैं। केंद्र सूची के ही अंतर्गत कितने विषय दिखाई पड़ते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे 97 विषय, 97 विषय जो है वो मूल रूप से दिखाई पड़ते हैं। कितने? मूल रूप से। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं मूल रूप से? वर्तमान में कितने दिखाई पड़ते हैं भाई? वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में आप सभी लोग देखेंगे इसमें कितने 100 विषय दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल कितने विषय हैं? 100 विषय, ठीक है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आप सभी लोग देखेंगे 100 विषय दिखाई पड़ते हैं। वहीं राज्य सूची की बात करें दोस्तों, राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में आप कितने देखेंगे? राज्य सूची में आप सभी लोग देखेंगे, राज्य सूची में मूल रूप से 66, मगर अभी हैं कितने? राज्य सूची में 66 मूल रूप से थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आप सभी लोग देखेंगे 61 विषय दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगर आप सभी लोग देखें किसकी, वहीं आप सभी लोग देखें, जी हाँ, वहीं आप सभी लोग समवर्ती सूची की बात करें तो 47 मूल रूप से, और हैं कितने? 52, ठीक है ना। 47 जो है आप मूल रूप से देखेंगे, 47 मूल रूप से। अभी वर्तमान में कितने हैं? 52। तो इतने विषयों की बात की गई है, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 7वीं अनुसूची में इतने विषयों की बात की गई है, ठीक है। चलिए भाई, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। हाँ जी, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है ना जी, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अच्छा, 22 भाषाओं में आप सभी लोग देखेंगे कौन कौन सी भाषा हमें दिखाई पड़ती है भाई? 21वें संविधान संशोधन में आपको पता है दोस्तों कि हमें 21वें संविधान संशोधन में आप देखेंगे कि हमें कौन सी भाषा दिखाई पड़ती है? हाँ जी, देखिए यहां पर मूल रूप से आप देखेंगे कितनी भाषाएं दिखाई पड़ती हैं। मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो 14 भाषाएं दिखाई पड़ती हैं। मूल रूप से 14 भाषाएं, 14 भाषाएं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। मूल रूप से 14 भाषाएं। अब देखिए 21वें संविधान संशोधन की बात करें, 21वें संविधान संशोधन में हमें क्या दिखाई पड़ता है? 21वें संविधान संशोधन में हमें सिंधी दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्या दिखाई पड़ता है? सिंधी दिखाई पड़ता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें 21वें संविधान संशोधन के बाद 71वें संविधान संशोधन की, तो इसमें आप सभी लोग देखेंगे 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें आप सभी लोग देखेंगे क्या दिखाई पड़ेगा? देखिए ये यूपीएससी ने दोस्तों इस बार पूछा था। इसमें आप देखेंगे कोंकणी दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? कोंकणी। और उसके बाद में क्या दिखाई पड़ता है? मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। और उसके बाद में नेपाली दिखाई पड़ता है, ठीक है। हमने इसको कैसे याद किया था? हमने भाई इसको कामनी, हमने एक नाम बना लिया था। हमने याद कैसे किया था? अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आपको कैसे याद हुआ, तो हमने इसको, एक हमारी मित्र है, ठीक है, एक हमारी दोस्त है कामनी, उसके नाम पर याद किया था। कोंकणी हो गया के से, एम से क्या हो गया? एम से हो गया मणिपुरी, और ना से हो गया नेपाली। तो हमने अपने मित्र के नाम पर याद कर लिया था। आप सभी लोग भी अगर चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। 71वें के बाद में और कौन सा संविधान संशोधन दिखाई पड़ता है? इसी में आप सभी लोग देखेंगे एक संविधान संशोधन दिखाई पड़ता है 92वां, ठीक है ना, 92nd वाला, 92nd संविधान संशोधन, ठीक है। अब इसमें आप सभी लोग देखेंगे कितने दिखाई पड़ता है? इसमें 4 दिखाई पड़ता है। कौन कौन सा भाई? मैथिली दिखाई पड़ता है, ठीक है, मैथिली। संथाली दिखाई पड़ता है, संथाली। उसके बाद में फिर उसके बाद में क्या दिखाई पड़ता है? डोगरी दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? डोगरी, डोगरी दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद में क्या दिखाई पड़ता है? डोगरी के बाद में मैथिली, संथाली, डोगरी और
कौन सा दिखाई पड़ता है जी? कामनी आपकी मित्रा हैं क्या सर? हाँ जी, कई मित्र देखिए पूरे बोडो दिखाई पड़ता है ना, डोगरी के बाद कौन सा बोडो ही तो दिखाई पड़ता है, बोडो दिखाई पड़ता है। कई मित्र कह रहे हैं सर जी, कई मित्र कह रहे हैं सर कामनी आपकी मित्रा है क्या? अब दोस्त दोस्त आप सभी लोग जो है ना पूरे मस्ती में रहते हैं, आरपी सर की क्लास देखने के बाद पूरे मस्ती में आ जाते हैं क्या जी? चलिए, यहाँ पर इतनी भाषाएं आपको सभी लोगों को ध्यान में रखना है मूल रूप से। अच्छा, अपने यहाँ शास्त्रीय भाषाएं कितनी है भाई? अगर बात करें शास्त्रीय भाषाओं की, तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? और जल्दी से आप सभी लोग बताएं, हिंदी भाषा को प्रमोट करने की बात किस में की गई है? किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा को प्रमोट करने की बात की गई है? जल्दी से आप सभी लोग बताएं, तुरंत बताएं आप सभी लोग। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। अच्छा, 9वीं अनुसूची में बड़ी शानदार बात आई, प्रथम संविधान संशोधन ही आप देखेंगे, प्रथम संविधान संशोधन ही आप सभी लोग देखेंगे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया इसको, ठीक है ना? प्रथम संविधान संशोधन की बात चल रही है, इसमें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। देखिए इसमें लिखा भी है, ठीक है ना, 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें कहा गया दोस्तों कि भूमि से संबंधित, हाँ जी, कई मित्र कह रहे हैं सर वर्तमान में 6 है और 3 वर्तमान में जोड़ने की बात चल रही है, प्राकृत, पाली और फारसी। एकदम ठीक बात है, 6 भाषाएं आपको दिखाई पड़ती है ना? हाँ जी, एकदम सही बात है। आर्टिकल 343 में आप एकदम दोनों बातें आपने सही बताई। 6 यहाँ पर आप देखेंगे शास्त्रीय भाषाएं दिखाई पड़ती हैं, और आप देखेंगे 343 में जो है आधिकारिक भाषा हिंदी के रूप में दिखाई पड़ती है ना। अच्छा, 15 साल के लिए अंग्रेजी को कहा गया था कि हम रखेंगे, 15 साल के बाद हटा देंगे, लेकिन अंग्रेजी अभी सुप्रीम कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा, सब जगह की भाषा भी अंग्रेजी ही दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आप सभी लोग देखें, यहाँ पर संपत्ति के अधिग्रहण की बात चल रही थी। अच्छा, आप सभी लोगों को पता है संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित जो यहाँ पर जो है आर्टिकल शामिल किया गया था, आप देखेंगे वो आर्टिकल संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित आपको पता है कि वर्तमान में 300 का है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 9वीं अनुसूची में जो बात चल रही है, इसमें कहा गया था कि कोई भी संपत्ति अगर भारत सरकार अधिग्रहित करती है तो ऐसे कंडीशन में आप सभी लोग देखेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार की कोई, हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था शुरू में, लेकिन फिर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि अच्छा आप हमसे होशियारी कर रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, हम जो है जुडिशियल रिव्यू भी करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, हम जुडिशियल रिव्यू भी करेंगे। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मामला खत्म हो गया कि इसमें 9वीं अनुसूची में शामिल किसी विषय को जुडिशियल रिव्यू से बाहर अब नहीं रखा गया। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 52वें संविधान संशोधन की बात चलती है। किसकी? 52वें संविधान संशोधन की बात चलती है। अच्छा, इसी में आप देखेंगे राजीव गांधी जी ने कहा था कि भाई दल बदल बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, अब हम उनको हटा रहे हैं, ठीक है। अब दल बदल अगर करेंगे तो हम फिर उनको क्या करेंगे, उनको एक प्रकार से आप देखेंगे कि सजा का प्रावधान दी गई है ना। चलिए यहां पर देखें भाई, हाँ, कई मित्र कह रहे हैं सर कौन सा संविधान संशोधन है। देखिए संपत्ति का अधिकार आपको पता है, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन, ठीक है ना, इसी के माध्यम से आप देखेंगे इसको 300 का में शामिल कर दिया गया, लीगल राइट्स बनाया गया इसको, इसको क्या बनाया गया, लीगल राइट्स में शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। 31 आर्टिकल 31 आप सभी लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 31 जो है वो किससे संबंधित था, वो संबंधित था संपत्ति से, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार से संबंधित। यहाँ पर देखिए 11वीं अनुसूची की बात चल रही है। अच्छा, 11वीं अनुसूची की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन की बात चल रही है, संविधान संशोधन, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1993 में हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, पंचायतों की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में एक किसान की भूमि अधिग्रहित करने पर रेलवे के खिलाफ फैसला दिया है और ट्रेन का मालिक किसान को घोषित कर दिया है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी जमीन अधिग्रहण से लेकर के, भूमि अधिग्रहण से लेकर के आप देखेंगे कि काफी ज्यादा विवाद भी चल रहा था ना।
अयोध्या में भूमि अधिग्रहण किया गया है, लेकिन सर्किल रेट के हिसाब से अभी उनको मुआवजा नहीं दिया गया। इस वजह से आप सभी लोग देखेंगे कि भूमि अधिग्रहण को लेकर के अपने यहाँ का जो नियम कानून है वो काफी कठोर दिखाई पड़ता है ना। हाँ जी, भूमि अधिग्रहण से संबंधित नियम कानून काफी कठोर दिखाई पड़ता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित नियम कानून काफी कठोर दिखाई पड़ता है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो इस बात को विशेष तौर पर आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो नियम कानून है वो हमें किसमें 9वीं अनुसूची में दिखाई पड़ता है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। अच्छा, आप सभी लोग बताएं, पहली बार पंचायत की व्यवस्था कहां पर की गई है, किस राज्य में की गई, जल्दी से आप सभी लोग बताएं। पहली बार जो पंचायत की व्यवस्था वो किस राज्य में की गई है, जल्दी से आप सभी लोग बताएं। इसमें 29 विषय शामिल हैं। ठीक है ना। गांव में जो मेले उले लगते हैं उस पर कर लगाने का अधिकार किसको है, पंचायत, ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रधान जी को है। ठीक है ना। प्रधान जी को पता है कि आप 21 वर्ष में चुनते हैं, और आप सभी लोग को पता है कि 21 वर्ष में प्रधान जी चुनते हैं, उनके साथ सेक्रेटरी भी जो है वो काम करते हैं। यहाँ पर देखिए 12वीं अनुसूची की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 74वें संविधान संशोधन की बात चल रही है। संविधान संशोधन, अच्छा कौन सा भाग है भाई, अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो भाग 9 में दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, भाग 9 दिखाई पड़ता है। वहीं आप सभी लोग देखें 12वीं अनुसूची की बात चलती है तो 9 का की बात दिखाई पड़ती है। 9 खा में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है ना। कई मित्र कह रहे हैं सर राजस्थान के नागौर, एकदम सही बात है, बहुत शानदार, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, एकदम सही बात है। चलिए, तो आप सभी लोग पता है कि भाग 9 खा में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। बाकी इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर शहरी स्थानीय निकाय की बात की गई है। ठीक है ना, मेयर वगैरह जो चुनाव होता है इसी के अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे दिखाई पड़ता है, जिसके अंतर्गत 18 विषय शामिल दिखाई पड़ते हैं। अब अगले उसकी बात करते हैं भाई, अगले स्लाइड की बात करते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देखें 92वां संविधान संशोधन 2030 के अंतर्गत भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है, ये आपका प्रश्न है। और इसी के साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसके अंतर्गत शामिल। हाँ जी सर, 12 में क्या कहना चाह रहे हैं, भाग 9 पंचायत, भाग 9 का शहरी स्थानीय निकाय, और 9 खा में अगर बात करें तो वो हमें क्या दिखाई पड़ता है, उसमें हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी दिखाई पड़ती है ना। हाँ जी, चलिए यहाँ पर आप सभी लोग देखें, मैथिली है, संथाली है, डोगरी है, मलयालम है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आप भाषा बताएं जो नहीं शामिल है, तो आप देखेंगे मलयालम इसमें नहीं शामिल है। इसमें क्या नहीं शामिल है, मलयालम नहीं शामिल है। तो ये दोस्तों आज की पॉलिटी की क्लास रही। कल पॉलिटी की क्लास में थोड़ा सा कम समय दिया गया था। ठीक है, अब आगामी समय से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे ये जानकारी शायद दी गई थी कि 10:30 बजे क्लास ओवर हो जाएगा। उसके बाद जो है कुछ, अब प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द थे, उनको बताने में काफी टाइम लग गया था ना। हाँ, काफी टाइम लग गया था, इस वजह से आप देखेंगे कि कल की क्लास 50 से 52 मिनट की ही हुई थी। लेकिन अब जो क्लास होगी वो क्लास जो है लगातार आपकी 9:30 से 10:30 बजे तक ही चलेगी। ठीक है ना। हाँ, कल की क्लास में हम सभी लोग नागरिकता से संबंधित प्रावधान को देखेंगे। ठीक है ना, कल की क्लास में क्या देखेंगे, कल की क्लास में हम सभी लोग नागरिकता से संबंधित प्रावधान को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नागरिकता की बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।